बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि आने वाले सालों में 3 करोड़ परिवारों को घर दिए जाएंगे, नल का कनेक्शन होगा, बिजली की व्यवस्था होगी, एलपीजी का कनेक्शन भी होगा, तमाम सुविधाएं होंगी। इसके अलावा इंतजार जिस बात का था वो इंतजार भी अब खत्म हो गया है। कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उनका पोर्टफोलियो क्या होगा, किस विभाग की किसके पास जिम्मेदारी होगी, यह भी चीज साफ हो गई। और यह भी साफ हो गया कि इस मंत्रालय के बंटवारे में कहीं भी विरोधी दलों का, विपक्षी दलों का दबाव सामने आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। लगातार जो खबर चल रही थी कि ये विभाग मांगा जा रहा है, इस मंत्रालय की डिमांड की गई है, लेकिन चारों सीसीएस समेत रेल मंत्रालय और बाकी विभाग इंटैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 खास मेहमान जुड़े हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे इसी से। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी बीजेपी से हैं, हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी पीसीसी महासचिव हैं। स्वर्णिम जी, पहले आप ही से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो मंत्री बनाए गए हैं और 4 मंत्री जो राजस्थान से हैं, जिनके कामकाज को यहां पर बांटा गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं ये पोर्टफोलियो के बंटवारे को? देखिए रविंद्र जी, ऐसा लगता है कि राजस्थान में हुई हार को जो है मोदी जी शायद बड़ा गंभीरता से ले रहे हैं। इसीलिए जो हमारे जो जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे, जो 10 साल में जिनके उस नाम के साथ एक टैग लगा कि राजस्थान के लिए कोई सौगात नहीं ला सके, राजस्थान को कोई विशेष दर्जा नहीं दिलवा सके, और अन्य मंत्री हैं, तो वो उनका शायद बड़ा भारी भरकम मंत्रालय था, हटा करके उनको एक संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो दूसरे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनको भी एक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान नहीं की गई। लेकिन एक आश्चर्य और है दूसरा कि इस मंत्रिमंडल आज जो बैठक हुई पहली कैबिनेट की, और कैबिनेट की बैठक में मंत्रालय देने से पहले बैठक करके 3 फैसले उनको सुनाए गए, बताए गए। एक बैठक होती है जिसमें प्रस्ताव देता है कैबिनेट मंत्री की मेरे मंत्रालय का ये काम होगा, और उस पर मोहर लगती है। लेकिन मोहर लगने की बजाय पहले से एक मोहर लगी हुई मोहर सबके सामने रखी गई कि ये काम होने हैं, और वो नई बात भी नहीं है। वो पहले जो 2022 तक देने थे मकान, अब आगे बढ़ा दिए गए हैं। आगे कह रहे हैं बिजली भी देंगे सबको, पानी भी देंगे, गैस कनेक्शन भी राजस्थान से जी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में कितने मंत्री थे राजस्थान से जो सांसद जीते थे? देखिए अर्जुन राम मेघवाल पहले भी थे, गजेंद्र सिंह जी भी पहले थे, ठीक है, 2। तो ये तो कैलाश चौधरी थे, हार गए चुनाव, कृषि मंत्री थे। इस बार कितने हैं? बड़े महत्वपूर्ण। इस बार कितने हैं? देखिए 4 की संख्या को आप 5 कर दो, लेकिन अगर महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है राजस्थान के लिए कोई काम करने की, अगर कहना चाहिए कि राजस्थान से कोई रिप्रेजेंटेशन किसी बड़े मंत्रालय का नहीं है, और संस्कृति किसी विभाग का नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? आप वन और पर्यावरण मंत्रालय को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण को संरक्षित करना, बचाना ही है। GATT गेट सम्मेलन जो होते हैं उसमें विकासशील देशों पर लगातार दबाव डाला जाता है कि जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और बाकी गैसों का, उसको वो थोपने की कोशिश करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इस तरह हिसाब से होता है। जो लगातार सब परमिशंस इंडस्ट्रीज को देनी होती है वो इसी पर्यावरण मंत्रालय से देनी होती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको विचार करना चाहिए कि अगर आपको ये मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं लग रहे। आशीष चतुर्वेदी जी से मैं एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। यहाँ उनका ये कहना कि जो कैबिनेट मीटिंग ली गई बिना मंत्रालय बताए हुए कि किस मंत्री का क्या है, बिना प्रस्ताव के ही अपनी तरफ से 3 फैसले दे दिए गए, एक तो इस पर, और कहीं ना कहीं राजस्थान के मंत्रियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं देगा। महत्वपूर्ण मैं नहीं समझ रहा कि स्वर्णिम जी के नजर में महत्वपूर्ण मंत्रालय कैसे होते हैं? मलाईदार होते हैं, बिना मलाईदार होते हैं, या जिसमें ज्यादा कामकाज होता है वो कैसे होते हैं? जी आशीष जी। रविंद्र जी, सबसे पहले तो जो कल मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ और आज सुबह जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय गए, तो सबसे पहले उन्होंने एक फैसला लिया कि देश के किसानों को 17वीं किस्त जारी की, और जिससे देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को आज वो तो कंटिन्यूस 2000 रुपए उनके ट्रांसफर हो गए। और अभी तक नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, मतलब आप देखिए रविंद्र जी, इससे सरकार की इच्छा शक्ति पता पड़ती है कि अभी तक हम पिछले 6 सालों में अगर हम बात करें तो किसान सम्मान निधि से 3 करोड़ 30 लाख रुपया किसानों के खाते में जमा करा चुके हैं। तो ये एक प्रायोरिटी होती है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। किसान कल्याण सरकार की प्रायोरिटी है जी। फिर जब कैबिनेट की बैठक हुई
तो प्रधानमंत्री जी ने फिर एक जो हमारी जो सरकार है पिछले 10 सालों से जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार चल रही है, जिसने तय किया है कि देश के लोगों का जो स्तर है, जीवन स्तर, उसको सुधारना है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने 3 करोड़ नए घर बनाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर में, और हमने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ 21 लाख घर बना चुके हैं। ये भी कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, मैं जो बात करना चाह रहा था रविंद्र जी, वो आपने कह दी कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो ये है कि मलाईदार क्या होगा, किस में पैसा होगा, किस में नहीं होगा। हमने वो सारे दृश्य देखे हैं जब इनके यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई, 1 महीने तक मंत्रालय नहीं बांट पाए थे। वो सबने सारे दृश्य देखे हैं। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान का एक बड़ा ही रिच कल्चर है, राजस्थान का रिच हेरिटेज है, राजस्थान में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और उसको देखते हुए राजस्थान को संस्कृति और पर्यटन का मंत्रालय मिला है। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि ये मतलब राजस्थान के लिए अच्छा है या बुरा है? जल शक्ति मंत्री थे तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया था जैसा ये स्वर्णिम जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए हाँ। रविंद्र जी आज हम चर्चा जल शक्ति पे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस के जितने घोटाले हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। जिस तरह से ये पूरे देश में जल जीवन मिशन में दूसरे पायदान पर है, वो भी देखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट है, बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ा मंत्रालय है, जैसा आप स्वयं जिक्र कर रहे थे। ठीक है। और लॉ एंड जस्टिस, कानून मंत्री देश के राजस्थान से आते हैं, दलित आते हैं। तो बेसिकली दिक्कत क्या हो रही है कि कांग्रेस को ये दिक्कत हो रही है कि जिस तरह से राजस्थान को प्रतिनिधित्व में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है, और जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी ने जो मंत्रिमंडल बनाया है वो क्षेत्रीय आधार पर, सामाजिक आधार पर वन ऑफ द बेस्ट मंत्रिमंडल है। तो कांग्रेस क्या अभी हार के सदमे से उबर नहीं पा रही है। मैं एसपी मित्तल सर को भी इन करता हूं, स्वागत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे राजीव जैन सर, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत। मित्तल सर, क्या किसी तरह का कोई दबाव, किसी तरह की कोई डिमांड, सप्लाई में कमी, किसी तरह से कोई छीना झपटी, ये जो पूरा पोर्टफोलियो का जो बंटवारा हुआ है, इसमें आपको नजर आता है? सीसीएस के चारों महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट वही जो पिछली बार थे, और जो महत्वपूर्ण कामकाज किए गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, नितिन गडकरी एंड ऑल, पीयूष गोयल को भी हम इसमें नाम शामिल करें तो फिर से उनको रिपीट किया है, भूपेंद्र यादव को भी वही मंत्रालय मिला है, और साथ ही साथ जो साथी और सहयोगी मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो भी एक अच्छी जिम्मेदारी और अच्छे विभाग दिए गए हैं। इन टोटलिटी आप कैसे देख रहे हैं इसको? मित्तल सर की आवाज दीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा, एक बार अनम्यूट कीजिएगा मित्तल सर। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपकी आवाज जा पाए दर्शकों तक। सर यही राजीव सर सवाल आपसे है। देखिए, जो जिस तरीके से मंत्रालयों का वितरण हुआ है उसमें कई जो सहयोगी दल हैं भाजपा के, उनका दबाव तो नजर नहीं आता, क्योंकि सभी जो प्रमुख विभाग हैं, जो 4 सीसीएस कहलाते हैं, वो सब भाजपा के पास हैं। रेल मंत्रालय भी भाजपा के पास है। तो इस तरीके से ज्यादातर विभागों का जो वितरण किया गया है बड़ा सोच समझ के किया है। टीडीपी को नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन दिया गया है, जैसा उनके पास पूर्व में भी था, और जो सब चीजों को उस तरीके से किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण मैं देखता हूँ, जो मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको कहीं ना कहीं वजनदार बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास और पंचायत राज का भी मंत्रालय दिया गया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां तक बात रही अपने राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में सिर्फ एक गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति जो मंत्रालय का बड़ा महत्वपूर्ण था, उससे उनको मुक्त करके कहीं ना कहीं ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय राजस्थान के संदर्भ में देखे तो बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के संदर्भ में वो रहेंगे, हैं तो देश के कैबिनेट मिनिस्टर ना। हाँ, देश की कैबिनेट में है, लेकिन बड़ा अच्छा है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे भूपेंद्र यादव से श्रम मंत्रालय ले लिया, उनको वन एवं पर्यावरण ही रखा, पहले उनके पास श्रम भी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट, श्रम और रोजगार महत्वपूर्ण। और इसी के साथ एक जो अश्वनी वैष्णव है, वो भी मूलतः राजस्थान के हैं, उनके पास रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय रहना, तो कहीं ना कहीं हम राजस्थानी के लोग तो ये मानेंगे हमारी भी हिस्सेदारी उसमें है। वो तकनीकी रूप से उड़ीसा से सांसद है, लेकिन निश्चित रूप से वो मूलतः राजस्थानी है। तो राजस्थान के संदर्भ में रेलवे का जो विस्तार का काम चल रहा है, उसको और गति मिलेगी और तेज गति से जल्दी पूरा होगा। और आईबीएन मिनिस्ट्री मिलना, वो एक जो सरकार का जो प्रचार तंत्र है, उसको कितना मजबूती दे पाते हैं, सरकार की योजनाओं को कितना फैला पाते हैं,
ये उनका है। वो वैसे टेक्नोक्रेट है, टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार हैं, तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी वाला विभाग गया। तो अब ये देखना है कि राजस्थान में जो रेलवे का विस्तार हो, और दूसरा आप ये देखिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत के किस तरीके से टूरिज्म के लिए राजस्थान को क्या नई चीजें दे सकते हैं, क्या नए प्रयोग कर सकते हैं, अभिनव प्रयोग करें तो राजस्थान का टूरिज्म और बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है तो उसमें कई सहयोगी दलों का दबाव तो नजर नहीं आता अभी हाल फिलहाल तो, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, 1 साल बाद क्या होता है, सहयोगी दलों की डिमांड क्या होती है, वो समय बताएगा। जी मित्तल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवाज सर आपकी आएगी। सवाल आपसे किया था, जवाब यहां राजीव सर से हमने लिया, चाहेंगे कुछ और एड ऑन उसमें करना चाहेंगे तो वो भी कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा ये जो मंत्रालय अब दिए गए हैं मंत्रियों को, इसमें सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज आप किस मंत्रालय में देखते हैं? देखिए, पहले जब शुरुआत हुआ था तो ये कहा गया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो ये बैसाखियों की सरकार है, सहयोगी दलों को उससे चलेगी। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए, और अब जिस तरीके से पोर्टफोलियो बांटे गए, इसमें कहीं नहीं लगता है कि कोई सहयोगी दलों का दबाव या और कोई दबाव प्रधानमंत्री पर है। आप देखिए, जिस तरह पिछले 10 साल के अंदर और पिछले 5 साल के अंदर सरकार चली, सरकार का जो चेहरा था वैसा का वैसा ही नरेंद्र मोदी ने इस बार फिर अपनी सरकार का रखा है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, जो प्रमुख मंत्रालय हो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पास हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मैं सोचता हूँ राजस्थान में भी जो क्या नाम से मंत्रालय बांटे गए हैं वो अपने आप में बहुत प्रभावी मंत्रालय हैं। आप देखिए, कानून मंत्रालय जो है वो देश का बहुत बड़ा प्रमुख मंत्रालय होता है, और जो अर्जुन राम मेघवाल है उनको दोबारा से वो जिम्मेदारी दी गई है। और हमको पता है कि अर्जुन मेघवाल जो है वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि जो देश के जो कानून मंत्री है वो राजस्थान से होंगे। इसी प्रकार वन और जो पर्यावरण का है, आप देखिए जलवायु परिवर्तन, वन, पर्यावरण अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है, उसका प्रभार वापस से भूपेंद्र यादव को दिया गया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत का मेरा ये मानना है कि जो जल शक्ति मंत्रालय वो यदि लेकर उनको क्या पर्यटन और संस्कृति कला मंत्रालय दिया गया, पर्यटन मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ा है। आप देखिए कि जो हमको इसमें यह भी समझना होगा ना मित्तल सर कि सीआर पाटिल को दिया गया है ये मंत्रालय जल शक्ति का। सीआर पाटिल गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष हैं, सांसद के तौर पर इस बार चुन गए हैं, ये भी हमको देखना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे जितने भी प्रमुख मंत्रालय हैं, चाहे वो सड़क परिवहन मंत्रालय हो, वो क्या नाम से नितिन गडकरी को वापस, मतलब नरेंद्र मोदी ने इस बात की कोशिश की है कि जो चेहरा है वो चेहरा वही स्वर्णिम चतुर्वेदी सर से मैं ये सवाल करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब डबल इंजन की सरकार है तैयार, अब किस चीज का इंतजार, क्या अपेक्षाएं हैं इन मंत्रियों से, किस विभाग के काम अब यहां राजस्थान में होने चाहिए? आप कांग्रेस और विपक्ष होने के नाते क्या कुछ मांग रखते हैं, क्या सुझाव देते हैं बीजेपी को? देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, कई जगह मैंने बयान भी पढ़ा, अजीत पवार है, एनसीपी उनका एक फैक्शन है, वो उन्होंने संतोष जताया है, टीडीपी का संतोष आ ही चुका है। बाकी हमारा तो राजस्थान में है कि अब सरकार आपकी, आप काम कीजिए। जो चीज देखिए, राजस्थान में पर्यटन की असीम संभावना है, वो इसलिए है कि हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारी जो विरासत वो इतनी रिच है कि उसमें वो बरसों से है, और ये कोई आज संभावनाएं थोड़ा ना हुई है, तो पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है तब भी यही संभावनाएं थी। लेकिन इसकी आवश्यकता जो जल की और कहना चाहिए कि जल पहुंचाने की जो आवश्यकता थी उससे अगर दूर किया गया, उस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया, तो कहीं ना कहीं मेरी बजाय अगर वो मंत्री जी खुद बताएं, वो समझते होंगे, अकेले में बात करके देखना कौन सा मंत्रालय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी राजस्थान को अपेक्षा है कि जो हमारे यहाँ पे पर्यटन के साथ साथ उद्योग की, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे स्पेशल पैकेज की जो आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव गांव, डाणी डाणी दूर बसे हुए हैं, एक एक कनेक्शन में कई जगह 20,000 से ज्यादा का खर्चा आता है लगाने में। तो जब तक स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। मैं सवाल करूं एक आपसे स्वर्णिम जी, ये बताइए कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, स्पेशल पैकेज की मांग कांग्रेस की सरकार की तरफ से किसी चिट्ठी, किसी ईमेल या किसी धरने प्रदर्शन के जरिए की गई थी क्या?
हाँ देखिए रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जानना जब स्पेशल पैकेज मिलता है वो किसी एक बिल्कुल एक परिस्थिति के कारण मिलता है। आज की जो परिस्थिति है, जो पोस्ट कोविड के कारण है, जहां आर्थिक रूप से हम पिछड़ गए क्योंकि उद्योग धंधे हमारे यहां नहीं होते, और जो थे वो उस वक्त जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन के कारण जो बंद हुए, तो आज ये आवश्यकता है कि राजस्थान की सरकार को स्पेशल पैकेज देकर के केंद्र सरकार से अधिक धन मिले। पहले भी ऐसा हुआ जब हमारी सरकार थी, कोविड की पहली लहर 2020 में आई, 21 में दूसरी लहर आई, और फिर उसके बाद तो 23 में चुनाव हुए ना, 2 साल थे। तो आप ये जवाब नहीं मेरे को दे रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड रखी गई थी क्या केंद्र से? बिल्कुल कांग्रेस ने हाँ स्पेशल पैकेज। आपको अगर याद हो, मैं याद दिलाता हूं आपको, बिल्कुल जल जीवन मिशन, बिल्कुल जल जीवन मिशन को लेकर के हमने स्पेशल पैकेज की डिमांड रखी थी, जिसमें हमने कहा था 90-10 के रेशो से, जो 50-50 का रेशो है, जिसमें 50% राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है, 50% केंद्र सरकार देती है सहायता, उसकी जगह 90-10 का पैकेज दिया जाए। यही हमने डिमांड की थी और लगातार डिमांड की थी। राजस्थान से जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद पूरी नहीं हुई, और आप उठा के देख लीजिए, असंख्य आपको असीमित। आशीष जी, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि ये डिमांड जो रखी गई वो पूरी क्यों नहीं हुई कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और क्या अब डबल इंजन की सरकार आ गई है लेकिन मंत्री तो गुजरात से हैं? क्या सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री के तौर पर जो पानी की दिक्कत और समस्या है, भले ही आपने हरियाणा से समझौता कर लिया हो, भले ही आपने मध्य प्रदेश से संधि कर ली हो, लेकिन पानी की समस्या और दिक्कत दूर होगी क्या? देखिए रविंद्र जी, पिछले 6 महीने में जो राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसने जो राजस्थान की एक दूरगामी समस्या है पानी को लेकर के, उस पर एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन से काम किया है। ईआरसीपी के मुद्दे पर पूरे 5 साल कांग्रेस पॉलिटिक्स खेलती रही और कोई प्रयास नहीं किया। स्थिति ये थी कि जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की राजस्थान में बैठकें होती थी तो न राजस्थान के जल मंत्री उसका हिस्सा होते थे, न राजस्थान के अधिकारी उसका हिस्सा होते थे। पूरे समय इन्होंने ऐसा पाप का काम किया है जिसकी सजा कांग्रेस को मिल गई है। और भजन लाल जी सरकार बनते से ही सबसे पहले उन्होंने ईआरसीपी को इंटर रिवर लिंकिंग के तहत लेते हुए 90:10 वो जो ईआरसीपी वाला प्रोजेक्ट है उसमें 90% फंडिंग केंद्र की होगी, 10% राजस्थान की होगी। जहां तक जल जीवन मिशन की बात है, पूरे देश में जो जल नल से जल कनेक्शन का अभियान चल रहा है, किसी भी राज्य में जो रेशो है वो 50:50 है। देखिए, देश नियम और कानून से चलता है, आपके और हमारे कहने से नहीं चलता है। जब फाइनेंस कमीशन का जो आया फैसला, उसके आधार पर तय हुआ कि अब राज्यों को जो ग्रांट्स मिल रही है उसमें कुछ जो योजनाएं हैं वो 50:50 के रेशो में चलेगी। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई। अरे आप मुझे बताइए कि जो बजट केंद्र ने दिया आप उसको खर्च नहीं कर पाए, जो खर्च किया आपने उसमें घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए। एक शंका और है, सोनी जी ने एक शंका और जाहिर की कि जब राजस्थान में जो ईडी जल शक्ति मंत्री होते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान से आते उन्होंने यहाँ पर काम किया, तो सीआर पाटिल से क्या उम्मीद की जा सकती है राजस्थान? नहीं, ये शंका है। राजस्थान में जो सरकार थी ना रविंद्र जी, राजस्थान में जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने काम नहीं करने दिया और जो काम किया उसमें भ्रष्टाचार किया। आप देखिए राजस्थान की सरकार ने, और इसी कारण ईडी ने राजस्थान में 11 करोड़ कैश और 6 करोड़ का गोल्ड जब्त किया है, जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी ऑलरेडी प्रोसेस में है ये सब चीजें। एसपी मित्तल सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस पोर्टफोलियो के बंटवारे को हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव मोड में इस तरीके से रहते हैं, एसपी मित्तल सर को लाएं अगर, कि वो सभी मंत्रालयों पर बराबर देखते हैं कैसा कामकाज है, कैसी रिपोर्ट कार्ड है, और वो लगातार उनको मॉनिटर भी करते हैं। अब चूंकि सभी बीजेपी के मंत्री नहीं है, आपको सहयोग भी मिला हुआ है, मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री की लगातार जारी रहेगी, पीएमओ की लगातार जारी रहेगी, एसपी मित्तल साहब? नहीं, देखिए बिल्कुल जारी रहेगी और प्रधानमंत्री ने बराबर ये कोशिश की है। लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जब पिछली बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, तब भी जो रेशो है वो 4 का ही था। मतलब 3 कैबिनेट में थे, 2 कैबिनेट में थे, एक स्वतंत्र प्रभार का था और एक राज्य मंत्री था। कैलाश चौधरी को हम कृषि राज्य मंत्री के रूप में देखते थे। अब जब 25 में से मात्र 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए, तब भी प्रधानमंत्री ने राजस्थान का ख्याल रखा और वही 2 कैबिनेट मंत्री दिए, एक स्वतंत्र प्रभार का दिया है और भागीरथ चौधरी जो अजमेर सांसद है उनको क्या नाम से कृषि राज्य मंत्री बनाया गया, जो कैलाश चौधरी के पास जो विभाग था। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है, राजस्थान पूरा महत्व दिया गया। भले ही राजस्थान से कम सांसद चुनाव की जीत के गए हो,
उसके बावजूद भी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की कोशिश की है कि पिछले 10 साल में जो चेहरा सरकार का था वैसा का वैसा ही चेहरा बना रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उनके मंत्रियों को जो दिया गया वही विभाग अधिकतर दिए गए जो पिछले 5 साल या उससे पहले 5 साल के थे। मैं राजस्थान के संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो अब तो चुनौती है इस चुनाव के बाद में, जो लोकसभा के चुनाव के बाद चुनौती है, वो मुझे लगता है कांग्रेस और जो कांग्रेस के सहयोगी चल रहे लोकसभा चुनाव में उनके सामने है, क्योंकि 5 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अब उपचुनाव होंगे और इनमें से 3 जो है वो कांग्रेस के हैं और 2 राजीव जैन साहब, ये क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही कहा जाता है कि टीम इंडिया है, ये टीम इंडिया के तौर पर काम करेगी, आपको लग रहा है बिल्कुल कोई गतिरोध नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसको आराम से सुलझा लिया जाएगा? देखिए रविंद्र, अभी जो हाल फिलहाल तो गतिरोध नजर नहीं आता, लेकिन 1-1.5 साल बाद स्थितियां बदल भी सकती हैं, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव होंगे, उनके नतीजों पर डिपेंड करता है कि सहयोगी दलों का बर्ताव कैसा रहता है। लेकिन अभी तो दोनों की एक अपनी अपनी मजबूरी है। सहयोगी दलों के लिए भी ये मजबूरी है कि उनको भाजपा के साथ रहना फायदेमंद लगता है। भाजपा को ये लगता है कि जो ये सहयोगी हैं, 2 प्रमुख जो सहयोगी, आशीष जी ये बताएं कि स्पीकर भी बीजेपी से ही होगा और इस बार डिप्टी स्पीकर होगा कि नहीं होगा? देखिए रविंद्र जी, जो भी इस मुद्दे पर फैसला लेना होगा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा, और निश्चित रूप से एनडीए के अलाइज से आप मतलब सलाह करके लिया जाएगा, और कोई मजबूरी नहीं है, एक मजबूत सरकार है एनडीए की, मजबूर नहीं मजबूत सरकार है, और डिप्टी स्पीकर या कहें कि स्पीकर का भी फैसला इसी तरह से हो जाएगा। लास्ट कमेंट आपका स्वर्णिम जी। देखिए अभी तो असंतोष के स्वर आने चालू हुए हैं, आगे देखिए क्या होता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को काम करके दिखाना होगा, जो काम नहीं किया उसका परिणाम तो भुगत चुके हैं। जो 400 पार की जगह 240 पर रह गए तो सबके सामने स्थितियां हैं ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। न्यूज़ 18